हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बच्चों ये चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 और 3 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़, चैप्टर एक्सप्लेनेशंस हमने हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। उनके प्लेलिस्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में शुरू में ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी मिलती है, उनमें विभिन्नताएं मिलती हैं। अगर आप अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो है मदर फादर के साथ कंपेयर करोगे तो आप में भी डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, आपकी हाइट में, हाथ की लंबाई में, ठीक है, चेहरे की बनावट में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी इंसान को किसी मंकी से कंपेयर करेंगे तो फ़र्क ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको और आपके फ्रेंड को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंसेस तो वहाँ भी होंगे, लेकिन वहाँ के डिफरेंसेस काफ़ी कम होंगे बजाय कि जब हम आपको और किसी मंकी को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मंकी एक दूसरे आपसे काफ़ी अलग है। ठीक है, आगे ये क्या कहता है देखिए कि जैसे अगर हम काउज़ को कंपेयर करें, एक्टिविटी में इसने बताया है कि देसी काउज़ और जर्सी काउज़ जो बाहर की अमेरिकन वगैरह गायें होती हैं ये एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होती है। ठीक है, जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं, जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, वो लोग बड़े आराम से डिफरेंस देख के ही डिफरेंस बता देते हैं कि ये एग्जॉटिक ब्रीड है काऊ की और ये देसी ब्रीड है काऊ की। आगे देखिए, तो अब ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक में हमने डिसाइड किया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है बच्चों फीचर्स या विशेषताएं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरीके से बनी हुई है, उसकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, इसी चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस करना या नहीं कर पाना, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। आगे आता है, अब इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। एक तरफ तो इस अर्थ पे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो बहुत कम माइक्रोमीटर का होता है साइज में, हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप में ही ये नज़र आएगा। जबकि दूसरी तरफ हमारी अर्थ पे ही ब्लू वेल और रेडवुड ट्रीज जैसे 30 मीटर या 100 मीटर्स की हाइट वाले ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। तो आप डाइवर्सिटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। एक तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है ब्लू वेल जितना बड़ा, ठीक है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो देखने में भी नहीं आ रहा, हमें उसको देखने के लिए भी पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, जैसे कि रेडवुड ट्रीज जो कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं वो 30 मीटर्स की, वो मतलब 100 मीटर्स की ऊंचाई तक जा सकते हैं कैलिफोर्निया के रेडवुड ट्रीज। कुछ पाइन ट्रीज जो हैं अर्थ पे पाए जाने वाले वो हज़ारों साल तक जीते हैं, जबकि मस्कीटोज जैसे जो इंसेक्ट्स हैं उनका पूरा लाइफ टाइम कुछ दिनों का ही होता है। वो 2-3 दिन में, 4-5 दिन में ही अपना पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका लाइफ स्पैन हज़ारों सालों का होता है, बहुत लंबा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कलरलेस या ट्रांसपेरेंट होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स और फ्लावर्स पाए जाते हैं जो काफ़ी ब्राइट कलर्स के होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं लाखों करोड़ों अरबों सालों के दौरान, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। पहले तो इसने हमें बताया है कि डाइवर्सिटी को बताया है, भाई किस तरीके से हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो इसने लाइफ स्पैन को लिया, एक इसने साइज़ को लिया हमें बताने के लिए, एक इसने कलर को लिया। ठीक है, कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इस अर्थ के ऊपर पाई जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में मिलती है। लेकिन हमारे पास कभी भी इतना समय नहीं होता कि हम इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, लाखों करोड़ों प्रजातियां, लाखों करोड़ों तरह के पेड़ पौधे और जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको अलग अलग पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं, उनके क्लासेस बनाते हैं, उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, और फिर
उन ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, अगर मैं कहूं बर्ड, तो बर्ड कहते ही आपके दिमाग में एक पिक्चर उभरेगी कि एक होलो बोन्स वाला हल्का सा ऑर्गेनिज्म जिसके पंख होते हैं और जो हवा में उड़ सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस तरह की कॉमन सिमिलैरिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में रख दिया और उस कैटेगरी का नाम रख दिया बर्ड। अब आपको पिजन को, स्पैरो को, ठीक है, और इन सब को अलग अलग पढ़ने की बजाय आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक क्लास को, बर्ड को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सबकी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो रेलिवेंट ग्रुप्स बनाने के लिए, सही तरीके से क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा फंडामेंटल हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कंपैरिजन करने लग जाऊं, ठीक है, और एक आपके और किसी प्लांट के बीच में कंपैरिजन करने लग जाऊं, तो ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंसेस, ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंसेस कब मिलेंगे, जब मैं आपको और किसी प्लांट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगा तब। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, द एक्ट ऑफ ग्रुपिंग organisms on the basis of their similarities is called classification। तो क्लासिफिकेशन करते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुकाबले। ठीक है, आगे देखिए, तो जिससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स के ब्रॉड ग्रुप्स बनाएंगे और फिर ग्रुप्स के अंदर आगे सब ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर विंग है, जूनियर विंग्स, सीनियर विंग, ठीक है, मिडिल विंग, उसके अंदर विंग्स के अंदर क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर सेक्शंस हैं। तो इसी तरीके से तो पहले क्या किया जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस धरती के ऊपर पाए जाते हैं उनके बड़े ग्रुप बनाए जाएंगे, फिर ग्रुप्स के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स बनाए जाएंगे, फिर उन सब ग्रुप्स के अंदर आगे ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से एक लेवल पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती इस अर्थ के ऊपर पाई जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की। इसीलिए हम क्या करते हैं, हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, जो हम अब कर रहे हैं, आजकल जो क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसका बेसिस क्या है। तो बहुत पुराने समय से ही बायोलॉजी एक्सपर्ट्स ने अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। जैसे कि ग्रीक थिंकर थे एक अरिस्टोटल, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे लैंड के ऊपर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, वाटर के ऊपर पाए जाने वाले और हवा में उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स। ये काफ़ी सिंपल तरीका है लाइफ को देखने का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने का, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये मिसलीडिंग है। जैसे कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क सब आ जाते हैं, जबकि इन सब के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस इन सब के अंदर मिल जाते हैं, जबकि हमने इन सबको एक ही कैटेगरी में पुट कर दिया। तो हैबिटेट इन सब का कॉमन पॉइंट है, ये एक ही जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये तरीका, ये कैरेक्टरिस्टिक उतनी फंडामेंटल नहीं है कि हम इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके उनको स्टडी करना शुरू कर दें। उन्होंने तरीका अच्छा अपनाया था, लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं था जितना होना चाहिए था। इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें सबसे पहले, ब्रॉडेस्ट डिवीजन यानी सबसे पहले पहली डिवीजन बनाने के लिए, सबसे पहले फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स बनाने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, अब जैसे इस अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको, उनके कई तरीके हैं उनको क्लासीफाई करने के। जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कर सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, एक ये तरीका है। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर में। टाइप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना सीखना होगा कि इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। ठीक है, तो हर बार हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करेंगे। आगे इसने हमें कैरेक्टरिस्टिक का मतलब बताया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है मतलब उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिज्म की, अपीयरेंस, दिखने में कैसा है, बिहेवियर कैसा है उसका, फीडिंग बिहेवियर कैसा है, मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, वर्ड्स, फॉर्म, फंक्शन, ठीक है,
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कैरेक्टरिस्टिक है। हाथों में 5 उंगलियां होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे बैनियन ट्री चल नहीं सकता, हम लोग चल सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कोई भी अपीयरेंस, बिहेवियर, वर्ड्स, फॉर्म, फंक्शन, एबिलिटी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा फंडामेंटल होती हैं दूसरों के मुकाबले, जैसे कि यहाँ पे इसने स्टोन वॉल का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये क्या कहता है इस पैराग्राफ में, ये यहाँ तक क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको पत्थरों से एक दीवार बनानी है, तो दीवार के नीचे, जो नीचे वाले हिस्से में जब आप दीवार को बनाना शुरू करेंगे, जो पत्थर आप रखेंगे वो चौड़े चौड़े मोटे मोटे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप ऊपर की दीवार, ऊपर की तरफ ठीक से बढ़ पाओगे। ठीक है, तो जो नीचे वाले पत्थर हैं, अगर आप मतलब वो उन पत्थरों से के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके नीचे वाले पत्थरों से ऊपर आने वाले जो स्टोन्स हैं वो कितने साइज के, कितने हाइट के होंगे। अगर आप नीचे ही छोटे पत्थर रख दोगे तो ऊपर की तरफ आप बड़े पत्थर नहीं रख पाओगे, दीवार गिर जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, ये क्या समझाना चाह रहा है कि स्टोन्स यूज टू मेक द बेस ऑफ द बॉल आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्टोन्स यूज टू मेक द अपर पोर्शन ऑफ द बॉल। नीचे वाले स्टोन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऊपर वाले स्टोन्स के मुकाबले। नीचे वाले स्टोन्स की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतनी ही ज़्यादा आप ऊपर वालों की रख सकते हैं। तो यही कहना चाहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट लेवल पे हम यूज़ करेंगे वो आने वाले लेवल्स को भी डिसाइड करेंगी, और इस तरीके से हम एक हिरार्की बनाएंगे। हिरार्की का मतलब मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासेस हैं या विंग्स हैं, जूनियर विंग, मिडिल विंग, सीनियर विंग। एक विंग के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। एक क्लास के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, A1, A2, A3, इस तरीके से। ठीक है, एक सेक्शन के अंदर बहुत सारी रोज हैं, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिजम्स की करते हैं। ठीक है, आगे आता है, आजकल हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं जो ज़्यादा बेसिक है। वी लुक एट मैनी इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर इन सेल। नेचर, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ सेल। जो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, सबसे पहली कौन सी होती है, सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, जैसे पहले में इसने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया है कि फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सेल का, यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक सेल है, वैसे तो आप पहले पढ़ चुके हो, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह, न्यूक्लियस, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और इनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनल्स के अंदर वो आइसोलेशन में होती हैं, अलग होती हैं। क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस का मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके खुद के बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं। ठीक है, तो इनका जो सेल डिज़ाइन है इनका यूकैरियोटिक होना बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आसानी से बना पाएंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसी जो है काबिलियत नहीं होती। कैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड नहीं होते, ऑर्गेनिजम्स आपस में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आपस में मतलब मिले जुले होते हैं, डिमार्केशन नहीं होता है। अगला लेवल जो है क्लासिफिकेशन का, सेकेंड लेवल, उसमें आता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हैं वो सिंगल हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख रही हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अगर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। कुछ सेल्स खाना खाने का काम करती हैं, कुछ सेल्स खाने को हजम करने का काम करती हैं, कुछ सेल्स वेस्ट फूड को बाहर निकालने का काम करती हैं। ठीक है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती हैं, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है, वो काफ़ी अलग हो जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले। ठीक है, हो सकता है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना शुरू करते हैं, जैसे
हमारे हार्ट की सेल्स जो हैं वो धड़कने का और खून को सप्लाई करने का ही काम करती हैं। लंग्स की सेल्स हवा को खींचने का ही काम करती हैं। तो कुछ सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं, हो जाती हैं अपना काम करने में। ठीक है, आगे आता है अगली लेवल है क्लासिफिकेशन की, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, या फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, किसी और से अपना फूड एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब आगे, अब ये दोनों एक ही है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो सिंगल सेल्ड हैं कि मल्टी सेल्ड हैं। ठीक है, मल्टी सेल्ड हैं तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और अगर वो एनिमल्स हैं यानी अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि उनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरियंस हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हमने एक हायरार्की बनाई है, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का एक तरीका बनाया है। ठीक है, तो बॉडी डिज़ाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, उनका बॉडी फंक्शन, उनका बनावट, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, इसीलिए हम, जैसे मान लो स्केलेटन की बात करें, हम हड्डियों के ढांचे की बात करें, तो प्लांट्स में हम हड्डियों की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स का बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वहाँ पे हड्डियों के लिए कोई जगह ही नहीं है। हड्डियों की बात अगर हम करेंगे, स्केलेटन के बोन्स की बात अगर हम करेंगे, मसल्स की बात अगर हम करेंगे, तो एनिमल्स में करेंगे। ठीक है, आगे आता है क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। इवोल्यूशन का मतलब होता है लाखों सालों के दौरान अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का विकास हुआ है इस धरती पे। जैसे आप सबको पता है, आज से लाखों साल पहले ह्यूमन्स इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, लाखों करोड़ों साल पहले होमो इरेक्टस वगैरह इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है पाए जाते थे, जो कुछ कुछ बंदरों जैसे होते थे। ठीक है, उनसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से नई नई प्रजातियां, नई नई स्पीसीज, नई नई तरह के ऑर्गेनिजम्स का बनना इस अर्थ के ऊपर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन जो है वो एक कॉन्स्टेंट लाखों सालों तक चलने वाली प्रोसेस है, तब जाके नई प्रजातियां बनती हैं। कोई ओवरनाइट, रात रात में नई प्रजाति नहीं बन सकती। आगे आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम उनके बॉडी डिजाइन या फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा वाइड रेंजिंग होती हैं दूसरों के मुकाबले, उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, टाइम का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस चीज़ में। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इंसान जिस तरीके से, इंसानों के पूर्वज जिस तरह के थे, जैसे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारा रहने का, खाने का, पीने का ढंग, लाइफस्टाइल हमारा उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक बार जब कोई बॉडी डिज़ाइन एग्जिस्टेंस में आ जाता है तो ये बाद में होने वाले चेंजेस को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये पहले आया है। सीधी सी बात है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मंकीज इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते थे। मंकीज ने क्या किया, दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया सबसे पहले। तो ये जो चेंज आया दो पैरों पे चलने का, आगे आने वाले चेंजेस को इसने इफेक्ट किया। जैसे कैसे इफेक्ट किया, हाथों की लंबाई पैरों के मुकाबले छोटी हो गई। तो जो इवोल्यूशन, जो चेंज हमारे अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले आया, वो बाद में आने वाले चेंजेस को, आने वाले लाखों सालों में जो बॉडी में चेंजेस आएंगे उनको इफेक्ट करेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर जल्दी आई वो ज़्यादा बेसिक हैं, बजाय कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हमारे अंदर बाद में आई। ठीक है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इवोल्यूशन का क्या मतलब, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। जो ऑर्गेनिजम्स आज हम देखते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत पहले पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में धीरे 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 होने वाले चेंजेस से बने हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से नई स्पीसीज बनती हैं, किस तरीके से नई तरह के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उसमें बताया था उन्होंने कि नई प्रजातियां बनती कैसे हैं। क्लास 10 के सिलेबस में ये है आपके, अभी 9th में तो नहीं है। आगे आता है, जब हम इस तरीके से एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन को
देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर ऐसे भी हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन आज भी काफ़ी एंशियंट है। जैसे क्रोकोडाइल का एग्जांपल दे सकते हैं। क्रोकोडाइल के बॉडी स्ट्रक्चर में करोड़ों सालों के दौरान कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, छोटे मोटे चेंज ही हुए हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्होंने अपना बॉडी डिज़ाइन कुछ लाख साल पहले ही एक्वायर किया है। जैसे इंसानों में बहुत सारे चेंजेस आए, क्रोकोडाइल में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म एंशियंट हैं, काफ़ी पहले से एज इट इज़ हैं, उनको हम प्रीमिटिव या लोअर ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। जबकि जिन ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन काफ़ी रिसेंटली हुआ है उनको हम एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिजम्स कह देते हैं। लेकिन ये प्रीमिटिव और एडवांस्ड सही वर्ड नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो पहले डेवलप हो गए थे करोड़ों सालों पहले वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि जो रिसेंटली डेवलप हुए हैं ऑर्गेनिजम्स वो यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो यंगर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की उम्मीद है, ओल्डर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिज़ाइन सिंपल होने की उम्मीद है। यानी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। आगे आता है हियरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वूज। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में क्लासीफाई किया। जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इस अर्थ के ऊपर, उसकी जो 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनकी 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इन 5 कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? 5 किंगडम्स, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। रॉबर्ट विटेकर का नाम याद रखिएगा। उन 5 किंगडम्स के नाम क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स बनाई थी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वो इन 5 में से किसी न किसी एक किंगडम में बिलोंग जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप बनाए गए ये किस बेसिस पे बनाए गए ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको चैप्टर में बाद में एक टेबल आएगा उसमें भी समझाऊंगा, ठीक है। यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्युलर है, ऑर्गन्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है। कार्ल वूज ने जो मोनेरा किंगडम है उसको आगे डिवाइड करने की कोशिश की आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब किंगडम्स को आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जितनी भी किंगडम्स हैं, ठीक है, एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलते हैं। प्लांट किंगडम है तो उसके अंदर क्या मिलेंगे? फाइलम। और अगर प्लांट किंगडम के अंदर डिवीजन मिलेंगे और एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम मिलेंगे। एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लास मिलेंगी, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर मिलेंगे, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिली, फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज। स्पीसीज पे आके हमारी क्लासिफिकेशन रुक जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, ठीक है। कैसे डिवाइड? जैसे हमने वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ठीक है। फिर कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को हमने कंट्रीज़ में डिवाइड किया। जैसे इंडिया एशिया कंट्री का एक, एशिया कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा है। कंट्री को हमने स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे विलेजेस पाए जाते हैं, विलेजेस के अंदर बहुत सारे जो हैं वो पाए जाते हैं, घर पाए जाते हैं, घर के अंदर बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स में डिवाइड किया गया। एक किंगडम के अंदर आगे फिर सब ग्रुप बनाए गए, फिर उस सब ग्रुप के अंदर आगे क्लास बनाई गई, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए गए। लास्ट में आके हम कहाँ रुक गए? स्पीसीज पे रुक गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पीसीज पे क्यों रुक गए? अब जैसे मैं इंसानों की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो हमें साइंस में बोलते हैं होमो सैपियंस। ये हमारी स्पीसीज का नेम है, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस को आगे डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि ह्यूमंस में भी तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उनका स्किन कलर अलग होता है, हाइट अलग होती है और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इसने कहा कि हम वहाँ आके रुक गए जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ ब्रीड करके परपेचुएट कर सकते थे, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करके, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, मेरी को नोट कीजिएगा, जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को
ऐसी संतान पैदा कर सकती हैं जो बड़े होने के बाद आगे अपने बच्चे दे सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे कि दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसमें अलग अलग स्पीसीज के होने के बाद भी इंटरब्रीडिंग हो जाती है, लेकिन उनमें जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गधे की किसी ब्रीड की का और घोड़े की किसी ब्रीड का हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, गधे और घोड़े का रिप्रोडक्शन पॉसिबल है एक दूसरे के साथ, लेकिन उन दोनों के मिलन से जो बनेगा पोनी या खच्चर, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, वैसे तो साइंस में एवोल्यूशन हो रही है, पता नहीं हम क्या करते हैं आगे जाके, लेकिन फिलहाल ये एक एग्जाम्पल है। तो स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोडक्शन करके इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन के बारे में। और बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है नहीं, लगता है। अब आगे जितनी भी कैटेगरीज में आपको कराऊंगा ना, आप एक नोटबुक और पेन तैयार रखिए और उनकी मेन बातें जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो पॉइंट्स में नोट करते जाइए। आपको बुक को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट, बस बुक के अंदर जो डायग्राम्स है ना, उनके नाम और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। आपको इतने बड़े पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, इससे आपका लेसन काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए मोनेरा की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैं आपको लेसन के पहले हिस्से में बता चुका हूँ। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, पहली बात। इनके पास मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन नहीं होती, दे आर यूनिसेल्यूलर। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ठीक है, इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, मे और मे नॉट हैव सेल वॉल, मे बी ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक, ये चार चीजें हैं और इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आगे आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इनके पास अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिसेल्यूलर एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। अपेंडेजेस की बात करते हैं, जैसे इसके पास पैरामीशियम के पास छोटे छोटे बाल हैं ये। ठीक है, ये छोटे छोटे बाल हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये युगलिना है, इसके पास देखिए ये फ्लैजेलम है इतना बड़ा। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। तो इसका मेन पॉइंट क्या हुए प्रोटिस्टा के, यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोटिक, हैव अपेंडेजेस like cilia and flagella for moving around, can be autotrophic और heterotrophic। उसके बाद इसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। आगे आता है फंगी। फंगी क्या होती हैं, heterotrophic होती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करती, यूकैरियोटिक होती हैं। कुछ फंजाई जो है वो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करती हैं, यानी डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर फीड करती हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग, जो गल सड़ रहे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर फीड करती हैं, उनको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। और जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में कीड़े हो जाते हैं, वो पैरासाइट का एग्जांपल है। पेड़ों के ऊपर जो कसकटा बेल, पीले रंग की बेल चढ़ जाती है, वो पैरासाइट का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ इसका, हिट्रोट्रोफिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट क्या हुआ इसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी सेप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक। न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी हो सकता है, सेप्रोट्रोफिक भी हो सकता है। दे मे बिकम मल्टीसेल्यूलर एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ्स। ज़्यादातर बार इनकी शुरुआत होती है यूनिसेल्यूलर स्टेज से, लेकिन बाद में ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। इनके पास एक सेल वॉल होती है, लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। अक्सर जो सेल वॉल पाई जाती है ना ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सेल्यूलोज की बनी होती है बच्चों। ज़्यादातर जैसे प्लांट्स में जो सेल वॉल्स पाई जाती हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, लेकिन इनके अंदर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। एग्जांपल्स पढ़ लीजिएगा उसके बाद इसके आगे देखिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है 9th क्लास के पेपर में। कुछ जो फंगस हैं वो
रिलेशनशिप्स डेवलप कर लेती हैं एल्गी के साथ। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, और इन रिलेशनशिप्स को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें इस तरीके से कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे कि एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस करके, वो जो फूड प्रिपेयर करती है खुद के लिए भी प्रिपेयर करती है और फंगस के लिए भी प्रिपेयर करती है। और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है, एल्गी को रहने की जगह प्रोवाइड करती है, बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसको। तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिट कर रही हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। जो लाइकेन्स पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे धीरे धीरे उगने वाले लाइट ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं लाइकेन्स, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एक एग्जाम्पल है। आगे आता है प्लांटे। प्लांटे में प्लांट्स आते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल होती है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो इसमें आते हैं। एनिमैलिया में एनिमल्स आते हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, बाहर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखिए दोबारा फिर से मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डायग्राम समझा रहा हूँ। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है लेवल 1 की, वो इस अकॉर्डिंग की गई है कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है कि या फिर यूकैरियोटिक है, इस अकॉर्डिंग की गई है वो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर वो प्रोकैरियोटिक है तो उसका हमने नाम क्या रख दिया? मोनेरा। और अगर यूकैरियोटिक है तो आगे डिवाइड किया कि वो यूनिसेल्यूलर है या फिर मल्टी सेल्यूलर है। अगर यूनिसेल्यूलर है तो हमने उसका नाम रख दिया प्रोटिस्टा, और मल्टी सेल्यूलर है तो फिर उसको आगे फिर से ग्रुपिंग की उसकी, सेल वॉल है कि नहीं है। अगर सेल वॉल नहीं है तो उसका नाम हमने रख दिया एनिमैलिया रख दिया, और अगर सेल वॉल है तो हम फिर दोबारा आगे ग्रुप बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो प्लांटे में आ जाएगा, नहीं कर सकता तो वो फंगई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई, किन बेसिस पे हुई, उनका एक डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके डिवाइस तक। जाने से पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।